एक सवाल है जो मतलब अक्सर मेरे दिमाग में आता है। एक गरीब परिवार का छोटा लड़का जिसके पास न कोई कह सकते हैं कि कोई ताकत थी, न पैसा, न कोई विशेष अधिकार। वो भारत का राष्ट्रपति कैसे बन गया? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। आज हम इसी हकीकत की यूं समझिए परतों को खोलने वाले हैं। और हमारा गाइड है एक किताब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। हमारे पास जो स्रोत है वो इस किताब का एक बहुत ही गहरा सारांश है, जो इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सपनों का एक ब्लूप्रिंट बताते हैं। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो सीधी है। ये समझना कि सिर्फ सपनों, अनुशासन और एक तरह की जिद के दम पर कोई इंसान इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू सकता है। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये किताब सिर्फ उनकी उपलब्धियों की एक लिस्ट नहीं है। असल में ये उन मूल्यों और सिद्धांतों की कहानी है जिन्होंने उनके जीवन को गढ़ा, वो नींव जिस पर उनकी महानता की इमारत खड़ी हुई। ये क्या हासिल किया से ज्यादा कैसे हासिल किया की कहानी है। हाँ, और यही बात इस किताब को सिर्फ एक जीवनी से कहीं ज्यादा बना देती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर महान कहानी शुरू होती है, एक बेहद मामूली शुरुआत से। डॉक्टर कलाम का जन्म 1931 में हुआ था, तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम में। ये वो जगह है जहां समंदर और आसमान मिलते हैं और शायद वहीं से उन्हें ऊंचा उड़ने की प्रेरणा मिली होगी। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। उनके पिता जैनुलाबुद्दीन एक साधारण नाव के मालिक थे। पर कमाल की बात यह है ना कि जेबें भले ही खाली थी पर संस्कारों की दौलत बेशुमार थी। किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उनके पिता बहुत आध्यात्मिक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। किताब में एक बहुत दिलचस्प किस्सा है कि कैसे बचपन में डॉक्टर कलाम वो घर की मदद करने के लिए अखबार बेचा करते थे। बिल्कुल, सुबह 4 बजे उठना और शहर में अखबार बांटना। ये दिखाता है कि कड़ी मेहनत उनके लिए कोई मजबूरी नहीं थी। वो तो उनकी डीएनए का हिस्सा बन गई थी बचपन से ही। सही बात है। और यहाँ पर उनके पिता का एक विचार जोड़ना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है इस पूरी कहानी की आत्मा है। वो कहते थे, सच्ची दौलत चरित्र में होती है, पैसे या जायदाद में नहीं। सोचिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिस पर कलाम का पूरा जीवन चला। यही शुरुआती संघर्ष और ये मूल्य, यही उनकी जबरदस्त मानसिक मजबूती का कारण बने। जब आपके पास खोने के लिए भौतिक चीजें नहीं होती तो आप अपना सारा निवेश अपने चरित्र में करते हैं, अपनी ईमानदारी में, अपने सिद्धांतों में। यही उनकी असली पूंजी थी। तो ये चरित्र और ये मूल्य तो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिले, लेकिन इन मूल्यों को, इस चरित्र को दिशा कहाँ से मिली? बिल्कुल। यहीं पर शिक्षा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आती है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि किताब ये साफ करती है कि वे कोई पैदाइशी जीनियस या टॉपर नहीं थे। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें 2 गुण थे जो शायद टॉपर से भी ज्यादा जरूरी होते हैं। जबरदस्त जिज्ञासा और अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस। मुझे हमेशा ये बात फैसिनेट करती है कि महान लोगों की कहानियों में कहीं ना कहीं एक महान शिक्षक का जिक्र जरूर आता ही है। कलाम के मामले में भी ऐसा ही था। उनके एक शिक्षक ने उन्हें आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया, तो दूसरे ने अनुशासन का महत्व समझाया। ये वो लोग थे जिन्होंने एक साधारण लड़के के अंदर की असाधारण क्षमता को पहचाना और उसे तराशा। और शायद इसी वजह से वो सपनों की ताकत को इतनी गहराई से समझते थे। बिल्कुल। डॉक्टर कलाम का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है जो हम सबके लिए एक सबक है। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं। सपने वो चीजें हैं जो आपको सोने नहीं देती। क्या बात है। इस लाइन का गहरा मतलब समझना जरूरी है। उनके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं था, ये एक जुनून था, एक ऐसी आग थी जो उन्हें सच में सोने नहीं देती थी। और शिक्षा ने इस आग को हवा दी, उसे पंख दिए। ये दिखाता है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर के जुनून को, आपके सपनों को एक दिशा देना है, उसे हकीकत में बदलने का एक टूल किट देना है। और वो रास्ता चुनौतियों से भरा था। वो रास्ता उन्हें ले गया भारत की 2 सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में। पहले डीआरडीओ यानी हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर आईएसआरओ। हाँ, और फिर आईएसआरओ, हमारी अपनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहां असली इम्तिहान शुरू हुआ। किताब में जिक्र है कि प्रयोग बार बार फेल होते थे, संसाधन बहुत कम थे, और कामयाब होने का प्रेशर तो बहुत ही ज्यादा था। ये वो दौर था जहां कोई भी इंसान हिम्मत हार सकता था।
और इसी दौर में उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ आया। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 रॉकेट परियोजना, ये भारत का एक बहुत बड़ा सपना था। अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना। बिल्कुल। और किताब के मुताबिक 1979 में इसका पहला लॉन्च भयानक रूप से विफल हो गया। रॉकेट आसमान में जाने की बजाय समुद्र में जा गिरा। ये एक राष्ट्रीय निराशा थी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर कलाम ने इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर अपनी गलती मानी। और यहाँ एक असाधारण लीडरशिप का सबक छिपा है, जिसे हमारे स्रोत बहुत खूबसूरती से बताते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम के मेंटोर और उस समय के इसरो चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन, उन्होंने कलाम से माइक ले लिया और मीडिया से कहा, ये एक बहुत जटिल मिशन है, हम पहली बार में असफल हुए हैं, लेकिन मैं अपनी टीम की तरफ से आपको वादा करता हूं कि हम इसे बहुत जल्द सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। उन्होंने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। अपनी टीम को बचा लिया, पूरी तरह से बचा लिया। लेकिन जब ठीक 1 साल बाद 1980 में यही मिशन सफल हुआ, तो धवन ने कलाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कर दिया और कहा, आज बात आप करेंगे। वाह, ये तो कमाल का किस्सा है। ये कमाल से ज्यादा है, ये एक मास्टर क्लास है। और ये आज के कॉर्पोरेट कल्चर से कितना अलग है ना, जहां अक्सर विफलता का ठीकरा किसी जूनियर पर फोड़ दिया जाता है। धवन का ये कदम सिर्फ कलाम को बचाना नहीं था, ये पूरी टीम में एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मतलब साइकोलॉजिकल सेफ्टी का माहौल बनाना था, जहां लोग बड़े जोखिम लेने से न डरें। ये सिर्फ अच्छी लीडरशिप नहीं है, ये इनोवेशन की नींव है। और इस एक घटना ने डॉक्टर कलाम के नेतृत्व के दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सीखा कि लीडरशिप कुर्सी के बारे में नहीं, जिम्मेदारी और विनम्रता के बारे में है। मन में आता है, क्या ये आज भी प्रैक्टिकल है? आज के हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जहां एक विफलता से कंपनी का स्टॉक गिर सकता है, क्या कोई सीईओ ऐसी जिम्मेदारी लेने का जोखिम उठा सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद तत्कालिक तौर पर नहीं। आज दुनिया फेल फास्ट की बात करती है, लेकिन धवन ने फेल बट लर्न डीपली एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर बनाया। शायद आज के सीईओ ये जोखिम ना उठाएं, लेकिन जो कंपनियां गूगल या अमेज़न बनी हैं, वो इसी कल्चर पर बनी हैं, जहां लीडर अपनी टीम को फेल होने की आज़ादी देता है ताकि वो कुछ बड़ा सोच सकें। तो ये आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है, बस इसे अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। और इसी लीडरशिप और हिम्मत के साथ वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। उन्होंने भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी। नहीं, ये एक राष्ट्र के आत्मविश्वास की उड़ान थी। लेकिन उनके लिए विज्ञान कभी भी पर्सनल फेम का जरिया नहीं रहा। उनका एक विश्वास था, जो इस सारांश में साफ झलकता है। विज्ञान तभी सार्थक है जब वो समाज का भला करे। इससे पता चलता है कि उनके लिए देश सेवा अपनी तरक्की से कहीं ज्यादा बड़ी थी। बिल्कुल। और ये बात उनकी निजी जिंदगी में भी दिखती थी। इतनी बड़ी वैश्विक सफलता के बावजूद वो एक बेहद अनुशासित और सरल जीवन जीते थे। कलाम खुद लिखते हैं कि उनके पास बहुत कम सामान था। कुछ किताबें, एक वीणा, कुछ कपड़े। हाँ, और जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, तब भी वो राष्ट्रपति भवन के भव्य कमरों की जगह एक छोटे से कमरे में ही रहते थे। कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं। यहाँ उनके एक अनूठे विश्वास का विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है। वो मानते थे कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि पूरक हैं। हाँ, पूरक हैं। उनका एक उदाहरण है, आस्था आपको ताकत देती है, विज्ञान आपको दिशा देता है। ये सोच दिखाती है कि वो कितने गहरे इंसान थे। उनके लिए विज्ञान क्या और कैसे का जवाब था, जबकि आध्यात्मिकता क्यों का जवाब देती थी। ये कॉम्बिनेशन ही उन्हें महान बनाता था। और ये साबित करता है कि महानता का असली संकेत अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता है। जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होता है, वो उतना ही विनम्र होता जाता है। और अपनी इसी विनम्रता और ज्ञान के साथ उन्होंने अपना सबसे बड़ा मिशन बनाया, भारत के युवाओं को प्रेरित करना। किताब को पढ़कर ऐसा लगता है कि विंग्स ऑफ फायर सीधे तौर पर भारत के युवाओं के लिए एक खुला खत है। इस किताब के जरिए कलाम छात्रों से कुछ खास चीजें करने को कहते हैं। वो कहते हैं, बड़े सपने देखो, सिर्फ नौकरी पाने का नहीं, देश को बदलने का सपना। फिर उस सपने के लिए कड़ी मेहनत करो, ईमानदार रहो, और सबसे जरूरी, असफलता से कभी मत डरो, उसे अपना शिक्षक बनाओ। बिल्कुल।
उनका एक और शक्तिशाली उद्धरण है जो हर युवा को अपनी स्टडी टेबल पर लिख लेना चाहिए। इससे पहले कि आपके सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। बिल्कुल। उनका मानना था कि किसी भी देश की असली ताकत उसके टैंक या मिसाइलें नहीं हैं। असली ताकत हैं उसके युवा, जिनके दिमाग में रचनात्मक विचार हैं। इसलिए ये किताब सिर्फ एक व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गाइड बुक है, एक मैनुअल है, जो बताता है कि अगर आपके इरादे नेक हैं और मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी बाधा, कोई भी गरीबी आपको रोक नहीं सकती। तो अगर हम विंग्स ऑफ फायर से मिले मुख्य सबकों को एक साथ पिरोहें, तो वो कुछ इस तरह है। पहला, आपकी पृष्ठभूमि आपका भविष्य तय नहीं करती, आपकी सोच करती है। दूसरा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, ये आपको मजबूत बना सकती है। तीसरा, असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का सबसे अच्छा मौका है। सही बात है। चौथा, अनुशासन और कड़ी मेहनत ही वो सीढ़ी है जो आपको भाग्य तक ले जाती है। और आखिर में सपने। सपने आपको वो पंख देते हैं जिनकी आपको जरूरत है। इस पूरी चर्चा को मैं डॉक्टर कलाम के एक सबसे ऊर्जावान उद्धरण के साथ खत्म करना चाहूंगा, जो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। ये एक बेहतरीन अंत है, और ये स्रोत हमें कलाम की सफलता का रास्ता तो दिखाते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। आज की दुनिया में, जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत नतीजे पाने की होड़ है, जहां सफलता का मतलब वायरल होना है और असफलता का डर सबसे बड़ा है, क्या हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां एक नया कलाम उभर सके, या फिर आज की दुनिया में सफलता के नियम ही पूरी तरह बदल गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।